सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन सी दो स्टेटमेंट्स थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? क्लॉसियस और केल्विन। जी मेरा बेटा बोले। क्लॉसियस ने क्या कहा था? अच्छा, केल्विन और क्लॉसियस एक पॉइंट पे दोनों सेम थे। वो कौन सा पॉइंट था जिसपे उन दोनों की एक ही जगह सिमिलैरिटी थी, या वो दोनों एक बात पे मुत्तफिक थे? क्या पॉइंट था वो उन दोनों का? क्या? इसकी भी लाइट खोलिएगा। इसकी भी जी क्या था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जरा जल्दी जल्दी। अच्छा, ये वाला कौन सी स्टेटमेंट थी? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक हीट इंजन that performs equivalent amount of work without wasting heat to the cold body। ये किसने कहा था? क्लॉसियस ने। क्लॉसियस ने कहा इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? एक ऐसा हीट इंजन बनाना जो 100% काम करे और किसी तरह की एनर्जी को अपने अंदर से वेस्ट ना करे। यानी एक ऐसा हीट इंजन जो आप जितनी एनर्जी दें वो सारा का सारा उसका काम करना शुरू कर दे, और वो कोई एनर्जी जो है वो बाहर नहीं फेंके, उसको क्या नाम है क्या नहीं करे, सिंक की तरफ नहीं फेंके। हकीकतन ऐसी है। 100% एफिशिएंसी इम्पॉसिबल है। आप बाइक जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ बाइक, पेट्रोल का काम क्या है? आप पेट्रोल डलवा रहे हैं बाइक को चलाने के लिए, लेकिन वो जो बाइक स्टार्ट होकर पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, वो जो बाइक का इंजन गर्म होकर पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, वो तो आपके किसी काम का नहीं है। वो जो साइलेंसर से थोड़ा बहुत स्मोक निकल रहा है वो भी तो हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल रहा है ना, वो तो आपका किसी काम का नहीं है। तो फर्ज करें आपने पेट्रोल डलवाया कि बाइक आपकी चले 70 किलोमीटर, लेकिन जो एक्चुअल बाइक चल रही होगी वो चल रही होगी 65 60। तो भाई ये बाकी का 10 किलोमीटर मेरा कहाँ जा रहा है? बाकी का 10 किलोमीटर का फ्यूल कहाँ जा रहा है? तो ये जो फ्यूल है आपका ये सारा वेस्ट हो रहा है। क्यों वेस्ट हो रहा है? ये हीट एनर्जी बन के वेस्ट हो रहा है आपके पास। तो क्लॉसियस ने कहा इम्पॉसिबल है एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना जो पूरी की पूरी हीट ड्राइव करे हॉट बॉडी से, और किसी तरह का क्या नाम है वर्क, किसी तरह की हीट जो है वो एमिट ना करे, लूज ना करे, जाया ना करे। केल्विन ने क्या कहा था? केल्विन ने इसका उल्टा कहा था, शायद उल्टा कहा था। क्या कहा था उल्टा? केल्विन ने पूरा पूरा रेफ्रिजरेटर समझाया। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क या एनर्जी। आप किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट भेज ही नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते? हीट क्या है? हीट क्या है? कौन सी फॉर्म? कहां से कहां जाएगी? क्या? हॉट से किसकी तरफ? कोल्ड। और अगर मुझे कोल्ड से निकालकर हीट हॉट की तरफ भेजनी है, अब क्या करूं? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज इम्पॉसिबल है। इसी के लिए फिर उसने रेफ्रिजरेटर आया आपके पास, और भी तरह तरह के अप्लायंसेज हैं। और पहले की पेट्रोल इंजन है, पहले का पेट्रोल इंजन, कार्नोट इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सारी आपके पास स्टेटमेंट्स मौजूद है।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ हीट इंजन? पहला एमसीक्यू। अच्छा भाई, हीट इंजन कन्वर्ट वर्क कंप्लीटली, क्या ऐसा पॉसिबल है आपके पास कि वो सारा का सारा वर्क काम कर रहा हो? ठीक है, अगला देखिएगा, कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। तीसरा ऑप्शन, ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ऐसा तो नहीं करता, हीट इंजन का काम ये नहीं है। फोर्थ, स्टोर हीट एनर्जी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन 1 और 2 देखिएगा, कन्वर्ट वर्क कंप्लीटली या कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। बेसिकली हम जब हीट इंजन डिजाइन करते हैं तो हमारे जहन में थोड़ी है लॉस, हमारा तो सीधा सीधा एक ही जहन में होता है कि हम उसको जितनी भी हीट दे रहे हो, यानी हम उसको जितनी भी सोर्स से एनर्जी दे रहे हो, वो सारी की सारा उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हो? वर्क में कन्वर्ट कर रहा हो। तो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अ हीट इंजन? कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क, which is not a component of heat engine. Hot reservoir, cold reservoir, working substance, बैटरी एक्सटर्नल सोर्स, कोई वोल्टेज सोर्स हम उसको नहीं दे रहे होते, हम उसको हीट दे रहे होते हैं, वो काम कर रहा होता है, और वो काम कर रहा होता है एक वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू। इट कैन बी अ फ्लूइड, इट कैन बी अ गैस। थर्ड वाला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजन? रेफ्रिजरेटर, बैटरी, स्टीम इंजन, सोलर पैनल। सोलर पैनल नहीं हो सकता, बैटरी नहीं हो सकती, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन तो नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही बचा, स्टीम इंजन। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन दैट कन्वर्ट्स क्या दिया हुआ है? ऑल हीट एनर्जी इनटू वर्क। क्या होगी? 100%। 100%। सीधा सीधा है, क्या फॉर्मूला लगाया? N इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा W अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों वैल्यू सेम हो गई, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100। पॉसिबल है 100% एफिशिएंसी? नहीं। हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ तक हो सकती है, कितनी हो सकती है तकरीबन अराउंड? अगर आपसे एक ऐसी एमसीक्यू कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन बी, बहुत अच्छी कंडीशन में हुआ तब भी 60 से 70, इट लाइज बिटवीन 50% टू 70%। एवरेज यही है, 60 से 70% के बीच होगी। और अगर हीट इंजन बहुत बुरा है तो आपके पास 50% तक उसकी एफिशिएंसी होगी। 50 से लेस है तो फिर वो काम का ही नहीं है। अगर आपके पास कोई हीट इंजन वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी नॉर्मली तौर पे एवरेज होती है 60 टू 70%, और अगर कोई इससे भी खराब है तो 50 टू 60%। 50 से कम पे आपके पास हीट इंजन काम नहीं करते, आप उससे काम नहीं ले रहे होते। और कैसे ही लेंगे अगर 50 से कम है? मतलब आप उसको 100 जूल्स दे रहे हैं और 50 जूल से ज्यादा वो वेस्ट कर रहा है, तो आपके तो वो फिर किसी काम का नहीं हुआ। अच्छा, विच स्ट्रोक इन द पेट्रोल इंजन साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पावर टू द क्रैंक शाफ्ट? पावर स्ट्रोक लिखा हुआ भी है। बेसिकली कौन सा गियर है ये? गियर्स है ना ये, पावर गियर कौन सा है ये? थर्ड गियर। ये बेसिकली स्पीड को तेज करने के लिए होता है, या आपके पास वो पावर होती है जिसकी वजह से इंजन जो है वो फुल स्पीड पर रन करना शुरू करता है। ले अगला आ गया, एमसीक्यू आ गया भाई। अब ये बेसिकली पेट्रोल इंजन है। टिपिकल रेंज ऑफ एफिशिएंसी फॉर अ प्रॉपरली ट्यून्ड पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन जो बिल्कुल प्रॉपरली ट्यून्ड हुआ हुआ, उसकी क्या एफिशिएंसी होती होगी आपकी नजर में? 25 टू 30%। प्रॉपरली ट्यून्ड। अब इस प्रॉपरली ट्यून्ड का मतलब है कि उसके अंदर किसी किस्म का हमने आर्टिफिशियल काम नहीं करा हुआ। हमारी बाइक पेट्रोल इंजन है, लेकिन उसके अंदर आर्टिफिशियली तौर पे बहुत सारे काम हुए होते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। लेकिन एक नॉर्मली तौर पे जब आप कोई जेन्युइन हीट इंजन बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी शुरुआत में सिर्फ कितनी होती है? 25 से 30%। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं पेट्रोल पे नहीं रखी जाती,
इनको डीजल इंजन पे शिफ्ट किया जाता है। डीजल इंजन की पेट्रोल के मुकाबले में एफिशिएंसी ज़्यादा है। डीजल इंजन आपके पास के इलेक्ट्रिक अपना जो 60% ग्रिड है वो डीजल इंजन से चला रही है। आपकी रेलवेज जो है वो आपके पास डीजल से चल रही है। तो इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा उसका एफिशिएंसी का लॉस आ रहा होगा, और जब एफिशिएंसी का लॉस आएगा तो पेट्रोल का नॉर्मल 25-30 है। अगर उसको मैंने दे दिया आपको कि भाई ट्रेन चलवा लो पेट्रोल से, तो ना तो उसमें कोई पावर जनरेट हो रही होगी ट्रेन को भगाने के लिए, और उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। फ्यूल जेट्स, जो जेट्स से अंदर फ्यूल डलते हैं, क्या यूज हो रहा होता है उसमें? केरोसिन। क्यों? केरोसिन पावर बहुत ज्यादा देता है। अगर आपने देखा हो, उनको टेक ऑफ के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। केरोसिन बहुत ज्यादा जल्दी बर्न होकर एनर्जी देना शुरू करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल्स। तो वो जो पावर शाफ्ट है उसको बेहतरीन तरीके से वर्क करवाने के लिए केरोसिन ऑयल चाहिए होता है। कहां पर? आपके जितने भी जेट्स है। अभी तक तो आसानी आ रहा है। विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नोट साइकिल? क्या हुआ? मतलब सबको याद होंगे 4 नाम। अच्छा आ रहा हूं, डीजल इंजन वाला आ रहा हूं, तो उससे ऊपर वाला आ जाए। ये जो रह गया ये जरा इस पे बात कर ले, फिर आ जाते हैं। क्या है? विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नोट साइकिल? आइसोथर्मल एक्सपेंजन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंजन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, आइसोकोरिक नाम की कोई चीज आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। 4 हेडिंग्स आपने याद करी होंगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंजन, एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंजन। अच्छा हमने 2 मिस करे, आ जाए क्वेश्चन 7 पे। इन अ डीजल इंजन हाउ इज द फ्यूल इग्नाइटेड? स्पार्क प्लग, कंप्रेशन, एक्सटर्नल सोर्स या आपके पास केमिकल रिएक्शन? स्पार्क प्लग का काम स्पार्क प्लग का काम फ्यूल से नहीं है। अच्छा उसके बाद आ जाए बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, नहीं वो तो खुद एक सोर्स है। फोर्थ वाला बाय केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है डीजल इंजन में? नहीं। तो आपके पास क्या हो रहा होता है? जब फ्यूल कंप्रेस हो रहा होता है डीजल इंजन के अंदर, तो आपके पास उसका जो फ्यूल है वो इग्नाइट होता है और वो भड़कना शुरू करता है। तो आपके पास इसका ऑप्शन क्या है? बाय कंप्रेशन। अच्छा डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से बेहतर है, तो कितनी है? 35 to 40%। तो ये आप लोगों ने देखने हैं, थोड़े थोड़े से एमसीक्यूज हैं। हम लोग अभी जाएंगे जहां पर आखिर में वहां हम लोग फंसे हुए होंगे। अच्छा क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आप क्या है आपके पास? इज ऑलवेज लेस देन 100। साडी कार्नोट ने क्या कहा था? जो मैं इंजन बना रहा हूं उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। डिजाइन करते हुए तो हम सोचते हैं ना सब कुछ अच्छा होगा, ये नेचर है ना। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं आप अपने लिए बेहतरीन सोच कर रहे होंगे। आप यहाँ बैठे हुए जिस मकसद से आप बैठे हुए आप सब यही सोचकर कर रहे होंगे कि भाई 100% फुलफिल हो रहा है। तो ये जितने भी इंजन हैं ये जब डिजाइन किए जाते हैं तो 100% का ही सोच के किया जाता है, लेकिन नेचर है 100% पॉसिबल ही नहीं हो पाता। फिर वो पेट्रोल इंजन के अंदर ज्यादा मसले शुरू होते हैं, डीजल में ज्यादा मसले शुरू होते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। किसी को कोई डिवाइस पता है जिसकी एफिशिएंसी 90% प्लस है? इंजन तो नहीं है वो। कोई ऐसी आप लोगों ने आज तक डिवाइस पढ़ी है जिसकी एफिशिएंसी 95 से 98% तक भी जाती है? पढ़ी है? कंफर्म बता रहा हूं। कोई ऐसी डिवाइस आपने पढ़ी है जिसकी एफिशिएंसी 95 से 98% भी है? और वो कोई ऐसी डिवाइस है जिसका काम पावर मेंटेन रखना है और वो बाकी चीजों पर ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। बहुत बड़ा हिंट दे चुका हूं मैं। ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसी इलेक्ट्रिकल, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल्स की, मैकेनिकल की सिर्फ एक ये वाहिद डिवाइस है जिसकी एफिशिएंसी 98% तक जाती है अगर वो न्यू कंडीशन में हो। क्यों? काम बड़ा सिंपल है, वोल्टेज कम से ज्यादा कर दो, वोल्टेज ज्यादा से क्या कर दो? कम कर दो। ट्रांसफार्मर के अंदर एक फ्यूल डलता है, किसी को पता है क्या होता है वो? चले, ऑयल डलता है ट्रांसफार्मर में। किस काम के लिए ऑयल डलता है? और वो सबसे हाई क्वालिटी ऑयल होता है
अगर आपने कभी देखा हो पीएमटी फटी हो तो लोग उसके ना ऑयल जमा करना शुरू करते। कभी किसी की नजर पड़ी हो, आपके जहन में गुजरा हो, जब पीएमटी पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है ना तो उसका ऑयल लीक करता है और लोग क्या कर रहे होते हैं, वो ऑयल जमा कर रहे होते हैं। बहुत महंगा ऑयल है वो, ट्रांसफार्मर में यूज होने के बाद भी बहुत महंगा ऑयल है, 4-4 5-5 साल चलता है वो। और उसका काम पता है क्या है? उसका काम ये है आपके पास सिर्फ ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, और सबसे हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई मैकेनिकल डिवाइस जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हाई है तो वो ट्रांसफार्मर है। उसकी नॉर्मल एफिशिएंसी 90% प्लस है और मैक्सिमम 98% के भी अवेलेबल है हमारे पास ट्रांसफार्मर्स। चले, व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन फॉर्मूला क्या होगा? रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे यहां पर ऑप्शन नहीं होता रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आप बेस्ट ऑप्शन क्या सेलेक्ट करते? कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, नॉर्मली तौर पे आपके सामने एक एमसीक्यू रखा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल इंजन कैन बी डिटरमाइंड बाय, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। दो हीट्स होंगी, हीट एक्सपेल्ड और हीट एब्जॉर्ब। एक्सपेल्ड वाली किसी काम की नहीं है, सारी काम की हीट है हीट एब्जॉर्ब, तो उसके मुकाबले में जितना वर्क डन हो रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसकी एफिशिएंसी। चले भाई, सॉल्व करने वाली चीजें आ गई। What is the maximum efficiency of a Carnot engine operating between a hot reservoir and a cold reservoir at 300 Kelvin? जी आपने सॉल्व करना है, चलिए भाई शुरू करें। तो आप लोगों के पास खुला हुआ होगा ना, जरा मुझे बताइएगा T2 कितना है आपके पास? T2 हॉट या कोल्ड? कोल्ड। कितना दिया हुआ है? और T1 कितना दिया हुआ है? 500 केल्विन। और क्या मालूम कर दी है? क्या मालूम कर दी है? N is equals to 1 minus T2 upon T1 multiply by 100. N is equals to 1 minus, देखिए कैलकुलेटर वाले तो कर लेंगे, मसला किनका है? बिना कैलकुलेटर वालों का। तो जरा सॉल्व करके दिखाइएगा प्लीज। क्या होगा? दो जीरो से दो जीरो तो कैंसिल कर देते हैं। 1 माइनस 3 अपॉन 5, 1 माइनस 3 चले 1 को छोड़ देते हैं, 3 अपॉन 5 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करें कितना आएगा? इन लोगों को बनने देना यार, थोड़ा सा बिना वालों को यार। जी 3 अपॉन 5 को कन्वर्ट करिएगा, कितना आया? 3 अंदर 5 बाहर। ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्या करना पड़ेगा? 3 के बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा। 3 के बाद अगर एक जीरो लगाना है तो आपको आंसर में 0 पॉइंट करना पड़ेगा। 5 6 30, सॉल्व हो गया 0.6, और पता नहीं 1 माइनस 0.6, पता नहीं 60% आवाज मुझे क्यों आई थी। 1 माइनस 0.6 0.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी हो गई? ये कैलकुलेटर चला के भी किसकी 60 आई थी भाई? जी 0.4, 1 माइनस 10 में से 6 माइनस करो, कितना आया? 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 0.6 0.4। या अल्लाह, ठीक है भाई आगे बढ़े। अगला तुम लोगों ने ही करना है खुद से। जी A Carnot engine operates between a hot reservoir 600 Kelvin and a cold reservoir 300 Kelvin. If the engine receives 1000 joules of heat from the hot reservoir, how much work can it do? सॉल्व करें, थोड़ा सा टेढ़ा सा है।
मैं आपको फॉर्मूला समझा दूं? चलो देखिए, आपके पास दो फॉर्मूले यहां पर एप्लीकेबल होंगे। एक तो हो गया एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और दूसरा मैं कर देता हूं एफिशिएंसी बराबर होती है किसके, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक हो गया? ये दोनों एफिशिएंसी के फॉर्मूले इक्वेट हो सकते हैं। तो अगर मैं इनको इक्वेट करता हूं तो आपके पास ये बन गया 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। साइन सेम होने की वजह से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या फॉर्मूला आ गया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1। जरा वैल्यूज बताइएगा, T2 कितना 300, T1 कितना, Q2 कितना। अच्छा, इफ एनर्जी रिसीव्स इज 1000 जूल्स, हाउ मच वर्क, वर्क निकालना है भाई, फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, वर्क निकालना है, कैसे निकलेगा? तो ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास यहां पर आएगा वर्क डन अपॉन Q1, डेल्टा W अपॉन Q1, आउटपुट एनर्जी अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट आ गया। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फिर से चेंज आएगा, इतना बड़ा चेंज नहीं है क्या? क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 W अपॉन Q1। कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती अब। अच्छा भाई, जरा इस तरफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम इस तरफ जाते हैं। 1 माइनस T2 कितना, दोबारा T2 कितना, T2 300 अपॉन 600 इज इक्वल्स टू W निकालना है, और Q कितना दिया हुआ है, चले 300 अपॉन 600, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया 0.5। इधर क्या बच गया, W अपॉन 1000, 1 माइनस 0.5, 0.5, 1000 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो कितना हो गया, चेक कर लिएगा, ऑप्शन है इसका। ठीक है भाई, समझ आ गया? चले, which of the following devices transfers heat from a cold body and from a colder body to a hotter body? कौन सी डिवाइस है भाई? बोथ बी एंड सी। रेफ्रिजरेटर भी यही काम कर रही है, एयर कंडीशनर भी यही काम कर रहा है। अच्छा, एसी चल रहा है, मैं दरवाजा खोलता हूं, क्या होगा, क्या आवाज आएगी मुझे? नॉर्मली तौर पे सोचो, घर में क्या आवाज आती है एसी वाले कमरे का दरवाजा खोलो तो? कूलिंग बाहर जा रही है। क्या ये पॉसिबल है? क्या अभी आपने पढ़ा कि क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हीट ट्रेवल करना पॉसिबल है? आपने पढ़ा इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। और आप दरवाजा खोलते ही बोलते बंद करो, सारी ठंडक बाहर जा रही है, बिना काम करे ठंडक बाहर जा रही है, तो रेफ्रिजरेटर बंद कर दो। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बोलना चाहिए हमें? हीट अंदर आ रही है, ठंडी हवा बाहर नहीं जा रही, गर्म हवा अंदर आके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देगी। दरवाजा बंद करे, गर्म हवा अंदर आ रही है, ठंडी हवा तो बाहर जा ही नहीं सकती। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, कोल्ड सराउंडिंग से हॉट सराउंडिंग की तरफ थोड़ी जाएगा टेम्परेचर चेंज होकर। हाँ, बाहर वाली जो हीट आएगी वो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। मतलब एसी चल रहा है, सारे कमरे सारे दरवाजे खोल दो ताकि पूरा घर ठंडा हो जाए, क्योंकि आपकी लॉजिक के मुताबिक कोल्ड जो है वो कोल्ड एयर जो है वो सब जगह ट्रेवल करेगी और गर्म हवा को ठंडा करती भी जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है। ये एमसीक्यू आया हुआ था, रीजनिंग पूछी हुई थी इसमें, तब मुझे नहीं याद ये कौन से पेपर में था, ये मैंने पढ़ा था, रीजनिंग पूछी हुई थी इसमें। अच्छा, कहां पर पहुंच गए हम? क्वेश्चन नंबर 15, द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ नंबर
और क्या कहलाता है वो? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या फॉर्मूला होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या होगा इस बार? क्या करना पड़ेगा हमें उल्टा काम करने के लिए? वर्क। तो इनपुट हो गया वर्क डन। आउटपुट कौन सी हीट मिल रही होगी? मतलब ज्यादा हीट मिल रही होगी, कम हीट मिल रही होगी वर्क डन के मुकाबले? क्या गर्म हवा पैदा कर रहा है? कोल्ड, हीट ऑफ कोल्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन। आउटपुट क्या है इस बार? कम एनर्जी मिलनी चाहिए, डिवाइडेड बाय वर्क डन। इनपुट है, ये आपके पास कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा भाई आगे आ जाए, चले आहिस्ता आहिस्ता झागना तो शुरू हो गई कॉम। द कॉइल क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी, अ गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव अ COP ऑफ ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1? उल्टा काम है ना। उल्टा काम ये कि इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। एफिशिएंसी में 1% से ज्यादा, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। COP में उल्टा काम है, इनपुट से ज्यादा हीट जो है वो एक्सपेल्ड होनी चाहिए ताकि हमें ठंडक मिलना ज्यादा शुरू हो। तो ये आपके पास क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होगा इसका COP हमेशा। कॉइल इन द वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम, कहाँ लगा हुआ होता है? क्या लगा हुआ होता है? किसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा होता है? मतलब कॉइल्स इन द वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम, कहाँ से जो हीट है वो एब्सॉर्ब कर रहा होता है रेफ्रिजरेटर और उसको ठंडा कर रहा होता है? फिर द फूड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। कोई भी मटेरियल जो रेफ्रिजरेटर में रखे उसकी हीट खींच के उसको ठंडी, उसकी हीट खींच रहा है, जब उसकी हीट खींच लेगा उसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या थे? कंप्रेसर, सराउंडिंग, कंडेंसर। कंडेंसर अंदर होता नहीं है, कंप्रेसर भी पीछे होता है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग कैन बी, पर सराउंडिंग जो होती है, जिस सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं वो कंप्रेसर और कंडेंसर के साथ की होती है। तो फूड फ्रॉम द फूड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। जी ये सॉल्व करिएगा, बच्चों वाला है। a refrigerator has a COP of 4 if it extracts 1200 joules of heat from the cold। तो आप बताएं क्या बताना है आपने? how much work is done by the compressor। क्या करा आपने? 1200 को किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और डबल जीरोस। जी आपके लिए सवाल। A refrigerator operates between a cold reservoir and a hot reservoir। दोनों के टेम्परेचर दिए हुए। What is the minimum possible COP? कैसे आएगा? क्या फॉर्मूला है COP का? COP इज इक्वल्स टू, अच्छा TC वाले लगा ले, चले बाद में डायरेक्ट लगा ले। हाँ भाई क्या फॉर्मूला है? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड डिवाइडेड बाय बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस कर दे। अगर किसी को ये याद ना आ रहा हो कौन सा टेम्परेचर रखना है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, नीचे नेगेटिव नहीं हो सकता। COP नेगेटिव नहीं है, COP 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, नीचे नेगेटिव नहीं होगा। TC कितना दिया हुआ है? TC कितना दिया हुआ है? क्या चीज? 273। और नीचे क्या आ जाएगा? ओहो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 27 1 जा 27, 27 10 जा 270। तो इसका जो भी आंसर होगा वो 10 के आसपास का होगा। कैसे? अगर यहाँ 270 होता तो 270 को 27 से कैंसिल करते क्या आ जाता? सीधा सीधा 10। तो 273 इज नॉट अ बिग वैल्यू एज कंपेयर, 270 के आसपास की वैल्यू है। तो आपके पास इसका जो भी आंसर होगा वो 10 के आसपास का होगा। 11 नहीं हो सकता। 11 का मतलब 270 प्लस 27, 12 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर 10 के आसपास का है। तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या है आपके पास? 10। जो कैलकुलेटर्स वाले NED वाले
यहाँ पर ऑप्शन होंगे उनके पास 10.1, 10.2, 10.23, 10.4, आपको एग्जैक्ट रखना है। आप लोगों को एडवांटेज होता है थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस ऐसा रखते हैं कि आप करीब करीब पहुंच जाए, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रख लेना है, हो जाता है इससे। जी अगला तो आप लोग प्लीज़ खुद कर लें, ये भी वैसी है जैसे ऊपर का है। एयर कंडीशनर हैज अ COP ऑफ 5, रिमूव्स 1000 जूल्स ऑफ हीट, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 2000 जूल्स। अच्छा ये कुछ अजीब सा है, वन क्या कह रहे हैं? अ रेफ्रिजरेटर हैज अ COP ऑफ 5, एक रेफ्रिजरेटर है जिसका COP कितना है आपके पास? 5, इफ इट रिमूव्स and a power input of 500 watts. If a 500 gram sample of water at 20 degrees Celsius is placed in the freezer, how long does it take to freeze 0 degree Celsius? थोड़ा सा दिमाग चलाएं, फॉर्मूले तक पहुंचे, सॉल्व मैं करा दूंगा। क्या फॉर्मूले लग सकते हैं जरा इसके बारे में सोच लें, फिर मैं करवा दूंगा। रेफ्रिजरेटर है COP आ गया 5, अब पावर इनपुट ऑफ 500 वॉट्स, इसका मतलब इनपुट निकलेगा यहां से, सही है। लेकिन इनपुट निकालने के लिए एक मसला है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। इसका मतलब ये जो पावर दी हुई है ये यूज करने के लिए दी हुई है, किस काम के लिए? टाइम निकालने के लिए। इतनी बात समझ आ गई। अब सवाल यह आया कि आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास कि 500 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर ऑफ 20 डिग्री प्लेस्ड इन अ फ्रीजर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्रीज 0 डिग्रीज। क्या आप इसको MC डेल्टा T से कर सकते हैं? पानी का C पता होता है 4200, डेल्टा Q आ जाएगा। डेल्टा Q का क्या काम होगा फिर यहाँ? चले जरा सॉल्व करें, डेल्टा Q वाला फॉर्मूला लगाएं, MC डेल्टा T से आंसर लाएं। C कितना होता है वाटर का? 4200। प्लीज डू दी ऑनर्स। लेटेंट हीट याद है किसी को वाटर की? नहीं, लेटेंट हीट अगर याद है तो शायद उससे भी काम हो जाए। हाँ कौन बोला? 3.34 एक्सपोनेंट 5 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। लेटेंट हीट का फॉर्मूला बताइएगा कोई मुझे। हाँ भाई, लेटेंट हीट का आपके पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय F और M मल्टीप्लाई बाय L, और ये L कौन सा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा Q निकाल ले, मास कितना दिया हुआ था? 500 ग्राम्स, यानी कि ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। 334 का आधा कितना होगा? अच्छा कैंसिल, देखो कैसे निकलते हैं। 334 0.5 का मतलब हो गया आधा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 के बाद 2 7 जा 14, तो 3.34 का आधा हो गया 167, और अगर 3 पॉइंट था तो इसके आगे क्या लगा दिया बीच में? पॉइंट। 1.67 10 की पावर 5, और ये क्या यूनिट हो गया इसका यूनिट हो गया जूल्स। पहला मसला हल हो गया, हीट आ गई। अब क्या करें भाई जी? अब क्या करें? COP रखे। COP का क्या फॉर्मूला था? COP इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या आता था? वर्क डन। वर्क डन भी नहीं पता, लेकिन हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम निकालना है, टाइम ऊपर गया, Q अपॉन COP मल्टीप्लाई बाय पावर। वैल्यूज बताइएगा। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 का मतलब क्या हुआ? डेसिमल कितना आगे होना चाहिए? 5 टाइम्स 1
6 7 2 और कितने जीरो आ देंगे? 167,000 जूल्स। अच्छा भाई वैल्यूज पुट करते हैं अब जरा यहाँ पे। T इज इक्वल्स टू 167,000। COP कितना दिया हुआ है आपको जरा बताइएगा? 5। और पावर कितनी दी हुई है? 500। तो भाई कैंसिलेशन अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो क्या बच गया आपके पास? 334/5। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, फिर 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो कितना हो गया? 5 8 ज़ा 40, 66.8। देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। दोबारा देख रहे हैं कैलकुलेशन। अच्छा सॉरी, ये 0 भी था। सही है। 20 नहीं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 334। क्या आंसर आ रहा है इसका आप लोगों के पास? 1670 80 मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा एक मिनट भाई, टी बराबर है आपके पास, टी आया आपके पास, क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 16700। पावर आपके, पावर देखिएगा कितनी है, मास है 500 तो यार पावर 5 है, पावर 80 है। भाईजान अच्छा सही है। फिर तो इसका मतलब हमारी पावर कितनी आई? 66.8। ठीक है, पावर आपके पास कितनी आ रही है? 8। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भाई हमारे पास कितनी आ रही है? 66.8। इसको एक दफ़ा और कंफर्म कर लेते हैं। आपके पास COP का फॉर्मूला आया, एक दफ़ा इसको सही से करके देख लेते हैं ना। COP का फॉर्मूला आया कितना? आपने निकाला था ऊपर Q डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है भाई, COP इज इक्वल्स टू आपके पास Q ऐसी रहा, वर्क डन आपके पास बराबर हो गया किसके? वर्क डन आपके पास बराबर हो गया किसके? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको मैं पूरा ऊपर लेकर जा रहा हूं। COP मल्टीप्लाई बाय पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर? Q के बराबर। मेरे हिसाब से मैंने सही करा है। COP आ गया 5, पावर कितनी है आपके पास? 500, टाइम मालूम करना है और Q कितना निकाला था? 167,000। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2500। वो ही आ जाएगा आंसर। उसका आंसर चेक करिएगा आप लोगों के पास कितना है। सही है भाई, ये जो आंसर ऊपर आया ये मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा मसला है सवाल में। 66.8 है। क्या चीज? नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, फ्यूजन हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है। हीट सही है हमारे पास। पावर हमारे पास दी हुई है कितनी? 500। तो 2500 T
इज इक्वल्स टू 16000। एक दफ़ा कैलकुलेटर से बस डिवाइड करके चेक कर लो, अगर डिवाइड सही है तो मेथड बिल्कुल सही है मेरा। ज़रा टी बताना, इसको डिवाइड करके बस मुझे टी बता दो। 167,000 डिवाइडेड बाई 2500। कैलकुलेटर वाले वो यार, इसका मतलब सही है मेरा आंसर, उसके अंदर थोड़ा सा मसला है। तो ये जो 166 है ना, ये मेरे ख्याल से गलत प्रिंट हो गया है। ये जो 166 है ना, ये गलत प्रिंट हुआ भाई, ये 66.8 है। समझ आया? दोबारा करवाऊं? जी वो जो CM डेल्टा वाला फॉर्मूला है ना, जी उससे आंसर के जो आंसर है उससे करीब आ रहा है। सही आ रहा है मेरा, चेक भी कर लिया, उसमें गड़बड़ है। जो आपके ऑप्शन है उसमें गड़बड़ है, चेक कर चुका मैं इसको, चेक कर लिया मैंने इसको, ये ठीक है। अच्छा एक चीज हो सकती है लेकिन सही है, देखिए फॉर्मूला तो वही है ना COP का भी, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट इस बार क्या है? वर्क डन। अब वर्क डन जो इनपुट है वो पावर इनपुट से ही आएगा, तो पावर इनपुट आपको 500 दिया हुआ है, तो सही आ रहा है आंसर। 100% श्योर हूं मैं, सही है, चेक कर लिया मैंने इसको। ये देख लिएगा आप लोग, अगर किसी को अभी भी समझना है तो बता दे, मैं इसको दोबारा कर दूं। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसका ऑप्शन अपने पास सही कर लें, इसका 66.8 आंसर है। अच्छा तुम क्या कह रही थी, क्या हुआ? आपने कहा था ना मैंने CM CM डेल्टा वाला फॉर्मूला डेल्टा टी यूज कर लेते, फिर उसमें C की कैलकुलेशन भी आती है, डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी क्या रखती, यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है वो बोलो? और टेम्परेचर भी दिया हुआ है एक तो जीरो ही है ना, टेम्परेचर तो एक ही बचा। अच्छा यहाँ पे आपके पास लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन आ रही है, हीट रिमूव कर रहे हैं ताकि वो जो टेम्परेचर है वो गिर जाए, फ्यूज हो जाए, इसलिए यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लग रही है। अच्छा एक और चीज, फिर वो डेल्टा क्यू निकालते, फिर वो Q1 माइनस Q2 करना पड़ता, फिर फंस जाते। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है ना MC डेल्टा टी, फिर वो डेल्टा क्यू आता, फिर आपको दो टेम्परेचर अलग अलग निकालने पड़ते, फिर दो टेम्परेचर निकालने के बाद आपने डिसाइड करना होता इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है। और दूसरी चीज, वो डेल्टा क्यू से जो Q2 आता वो किसी काम का भी नहीं है क्योंकि हमें तो वर्क डन चाहिए। चलो वापस आ जाए जी, कहां तक पहुंचे हम? 22 करना है, जरा 22 बताइएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यार क्या हो गया, सारे इसी के दिल दे दिए इन लोगों ने। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर ऑफ -3 एंड +27। दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करें और सॉल्व करके आंसर बताएं तेजी से। -3 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया केल्विन में? 270, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 300। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? COP निकालना है, ऊपर कौन सा टेम्परेचर आएगा? T2 यानी 270 आ गया, और नीचे क्या आ गया? नीचे आएगा 300 माइनस 270 यानी कि कितना हो गया? 30। बस सॉल्व कर ले। अब 270 को 30 से डिवाइड करें और आंसर बता दें। 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 23rd भी देख लें। A refrigerator with a COP 4 removes 200 joules of heat from its interior. How much work is done? तो कितना हो जाएगा भाई? वर्क डन निकालना है, वर्क डन ऊपर 2000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करें और आंसर बताएं प्लीज तेजी से। सबको दिख रहा है 24 और 25? इसमें वही लगेगा T कोल्ड अपॉन TH माइनस TC।
COP 500। अच्छा तो 23 कर ले, 23 सही है, 524 24 और 25 करिएगा जल्दी से, फिर थोड़ा सा मजे का टॉपिक शुरू होगा, एंट्रोपी। क्या हुआ भाई, सब चीजों से आजिज आ गया है क्या? अबे क्या करे यार, जेन्युइन फैक्ट है, मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करें, जरूरत इजाद की माँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जरूरत है आपकी, और इसी से आपने जो कुछ हासिल करना है वो करना है। कुलसूम बता दे मेरा बेटा आंसर 24 का। जी वो लोग जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कोई तो आंसर दे दे। सॉल्व किया है, गुड यार। असल में थोड़ा सा ये फैक्ट है, यहाँ वाली साइड की मैथ्स थोड़ी सी बेहतर है, ये फैक्ट है। उनकी केमिस्ट्री बेहतर होती है उस तरफ वालों की। सॉल्व कर लो मेरा बेटा, देखने से अगर ये आ जाते तो क्या बात होती। अच्छा ऊपर और नीचे का टेम्परेचर बता दे बस मुझे यार। जी TC कितना है आपके पास? 258, और नीचे क्या आ गया? 298 माइनस 258 कितना हो गया? तो ये हो गया आपके पास 258 अपॉन 40। कौन से टेबल से कैंसिल होना चाहिए? चले शुरू करते हैं 2 से कैंसिल करना, सबसे आसान। तो जब मैं इसको 2 से कैंसिल करना शुरू करता हूं तो ये हो गया 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 129 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा इसका आसान तरीका ये है कि 129 को 2 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले कितना होगा? मैं 129 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 2 5 जा 10। तो भाई ये हो गया 64.5 डिवाइडेड बाय 10। नीचे 0 मैंने छोड़ दिया था। 64.5 को 10 से डिवाइड करें, यानी डेसिमल एक दफा पीछे शिफ्ट कर दें, कितना हो जाएगा? 6.45। किस किस का सॉल्व हुआ था? यही आंसर आया। चलो गुड, बाकी लोग भी प्लीज जागे यार, ऐसा लग रहा है मेरी अपनी प्रैक्टिस चल रही है बस। चले भाई, ये आखिरी वाला सवाल आप लोग खुद कर लिएगा। इसका एंट्रोपी क्या होती है? चले, एंट्रोपी क्या होती है समझाएं। सर ये टॉपिक तो हमेशा याद रहेगा। क्यों? बड़ी अच्छी जनता से समझाया। खाने वाली दीदी मुझे लेट कर रहा था, गुड हो गया। चले, एंट्रोपी क्या है? किसी का इंतकाल हो जाना नहीं है, खैर हीट का इंतकाल हो जाए। अच्छा वापस आते, इन वर्ड्स मुझे जरा सा समझाओ कि एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम मान लिया, आप लोग मुझे अगली लाइन ये भी शायद बताओ कि एंट्रोपी हर टाइम यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है, क्यों? बेसिकली क्योंकि एंड करीब है तो डिसऑर्डर्स बढ़ रहा है।
डिसऑर्डर्स बढ़ने का मतलब है कि आपके जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। अगर आप गैलेक्सी के बारे में बात करो तो कुछ सेकंड्स के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार खत्म हो रहा है और बिलियंस ऑफ स्टार पैदा हो रहा है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है, एंट्रोपी मैक्सिमम हो रही है, थ्रू आउट इंक्रीज हो रही है। कैसे समझाए एक नॉर्मल से बंदे को एंट्रोपी है क्या? आप में से कितने लोग मुझे एंट्रोपी समझा सकते हैं नॉर्मली तौर पे, कोई आसान अल्फाज में? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम बता दिया, इंक्रीज हो रही है यूनिवर्स की क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी पैदा हो रही है। इसी के जवाब में इसका हिंट छुपा हुआ है एंट्रोपी समझाने के लिए। ये अभी यूनिवर्स वाली एग्जांपल थी। अगर आप इसको गौर से समझे, मैंने आपसे कहा कि स्टार्स बिलियन बन रहे हैं, बिलियन टूट रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है और जब डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो एंट्रोपी जन्म लेती है और वो मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाती है। एंट्रोपी है क्या? पहले लेडीज बस, चले जेंट्स को सोचने का टाइम दें। पीछे वाली खवातीन, अगर मैं आपसे नॉर्मल लेट्स से कोई फिजिक्स का स्टूडेंट आपके आसपास नहीं है, आपसे पूछता है भाई एंट्रोपी क्या है, कैसे समझाएंगे? मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, फॉर्मूले के हिसाब से सही है। ये जो थर्मल एनर्जी है ये क्वेश्चन मार्क है। थर्मल एनर्जी वेस्ट भी हो रही है, थर्मल एनर्जी गेन भी हो रही है, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है, रिजेक्ट भी हो रही है। कौन सी थर्मल एनर्जी? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब है तो इसका आंसर यही है, वेस्ट। मैंने आपसे कहा बिलियंस ऑफ स्टार्स बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मेगा जूल्स, गीगा जूल्स, टेरा जूल्स ऑफ एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है, क्या आपके किसी काम की है? दैट इज एंट्रोपी। वो एनर्जी जो आपके लिए अनयूजेबल है लेकिन आपके सामने मौजूद है, दैट इज एंट्रोपी। सर आदिल ने आपको एग्जांपल दी होगी कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, सारी टेबलों पे खाना रखा हुआ है, खाना मौजूद है लेकिन आप नहीं खा सकते, क्यों? ड्यू टू एंट्रोपी। आपके पास सनलाइट आई है, आप उसको अवेल कर रहे हैं लेकिन आसपास आपके पास वही सनलाइट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्यों? एंट्रोपी। तो वो एनर्जी जो आपके लिए यूजेबल नहीं है, वो एनर्जी जो सिस्टम के लिए यूजेबल नहीं है पर वो मौजूद तो है, वो मौजूदगी जाहिर करती है किस चीज को? एंट्रोपी। और ये तकरीबन एफिशिएंसी का उल्टा ही हो गया। एफिशिएंसी काम वाली एनर्जी, एंट्रोपी वो एनर्जी जो हमारे काम में नहीं है। फिर सर आदिल ने आपको शायद एक डायग्राम बना के समझाया होगा, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी, बीच में हीट इंजन लगा हुआ है, फिर वो बता रहे होंगे टेम्परेचर डिफरेंस हुए जा रहा है और क्या हो रहा है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। नेचुरली तौर पे एंट्रोपी आपके पास क्या होती है? इंक्रीज। क्यों? जैसे जैसे हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरफ हीट भेजती रहेगी, 100 जूल्स, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 0 जूल्स, 100%। अभी क्या है? एंट्रोपी नाम की कोई चीज नहीं है। अब टेम्परेचर नीचे आया, क्या हुआ? इस हॉट बॉडी ने इस कोल्ड बॉडी को ठंडा करना शुरू करा। जब ठंडा करना शुरू करा तो क्या हुआ? हॉट बॉडी का टेम्परेचर हो गया 80 जूल्स, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हो गया 20 जूल्स। 80 माइनस 20 आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, एफिशिएंसी आ गई। इस कोल्ड बॉडी के पास जो 20 जूल्स एनर्जी गई आपके किसी काम की है, लेकिन है तो एनर्जी। दिस एनर्जी शोज एंट्रोपी। और जो आप लोग बात कर रहे थे हीट डेथ, जैसे ही दोनों टेम्परेचर बराबर हुए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 T1 सेव हुए, 1 माइनस 1 0, एफिशिएंसी 0 ही, टेम्परेचर की हीट डेथ हुई और एंट्रोपी वहां पे मैक्सिमम होना शुरू हो गई। अब आपके पास जब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर आपके किसी काम का नहीं है, वो हीट किसी काम की नहीं है, आपका डीजल इंजन डेथ हो चुका है और आपकी एंट्रोपी मैक्सिमम होना शुरू हो गई है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? अभी बताया था यार किसी ने। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। एंट्रोपी क्लियर है? चले सॉल्व करते हैं।
एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ सिस्टम डिसऑर्डर। अच्छा, मुझे कोई इस चीज की एग्जांपल दे, कोई अभी नेचुरली तौर पे एंट्रोपी की एग्जांपल। एंट्रोपी मैक्सिमम यानी इंक्रीज होती थी और एंट्रोपी मिनिमम यानी डिक्रीज होती थी। कोई भी नेचुरल एग्जांपल, कोई कॉमन एग्जांपल जो आप सब परफॉर्म कर सकते हैं एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए। आइस क्यूब आपके सामने, जब आप उसको मेल्ट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में जाएंगे। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके मॉलिक्यूल्स कौन से मोशन में गए, किस तरफ गए? अगर प्रेडिक्शन नहीं है, एंट्रोपी मैक्सिमम हो रही है। हाँ, लेकिन अगर आप उल्टा काम कर दें, क्या करें, उन सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के सॉलिड बना दें, अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से कंबाइन हो चुके हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बन गया है, तो आर्टिफिशियली आपने उसकी एंट्रोपी को क्या कर दिया, डिक्रीज। मैं यहां से परफ्यूम स्प्रे करता हूं, अभी एंट्रोपी 0 है। 10 सेकंड बाद जब ये परफ्यूम स्प्रे होके चारों तरफ फैल जाएगा, क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं एयर मॉलिक्यूल्स में कहां कहां परफ्यूम गया? एंट्रोपी मैक्सिमम होना शुरू। ठीक हो गया? तो एंट्रोपी है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप उसको कॉमनली नेचुरली और आर्टिफिशियली रख के सोचे तो बहुत आसान है। नेचुरली तौर पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, आर्टिफिशियली तौर पे आप उसको क्या कर सकते हैं, कम। बिग बैंग सबने सुना होगा, बिग बैंग के बाद सब कुछ वजूद में आया ना। इस्लाम में उसको हम कुन फयकून कहते हैं कि 7 दिन लगे पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया, और साइंस उसको कहती है बिग बैंग, एक जोरदार धमाका। उस जोरदार धमाके से एनर्जी रिलीज हुई जो आज तक रिलीज हुए जा रही है। डिसऑर्डर क्रिएट हुआ, उस डिसऑर्डर की वजह से एंट्रोपी सिस्टम के अंदर नेचुरली तौर पे आई, और यूनिवर्स के शुरू से लेके यूनिवर्स के एंड तक वो इंक्रीज होती रहेगी। और इंक्रीज क्या हो रहा है? डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, केओस इंक्रीज हो रहा है, स्पेस के अंदर केओस इंक्रीज हो रहा है, बिलियंस ऑफ स्टार खत्म हो रहा है, बिलियंस ऑफ न्यू स्टार्स बन रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। दिस इज ऑल ड्यू टू एंट्रोपी। आप अपनी यूनिवर्स में, आप अपने अर्थ पे देख ले, केओस बढ़ रहा है, केओस कम हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। आप जितना कंट्रोल कर ले, क्या डिसऑर्डर डिक्रीज हुए? आज से 50 साल पुरानी और आज वाली लाइफ बेहतर कौन सी? टेक्नोलॉजी आने से क्या डिसऑर्डर पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो एंट्रोपी नेचुरली तौर पे क्या हो रही है? मैक्सिमम। एटम रैंडमली मूव कर रहा है, तो रैंडमली तौर पे मैं उसको समझ ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी मोमेंटम एक जगह पे डिफाइन नहीं हो सकती, हाइजेनबर्ग ने कहा। तो जब हाइजेनबर्ग ने ये बात कही तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन एक वक्त में कहीं भी हो सकता है। तो कंप्लीट डिसऑर्डर में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में एंट्रोपी है। तो नेचुरली तौर पे आपका हर सिस्टम एंट्रोपी वाला होता है, एंट्रोपी होती ही होती है। चले, और एंट्रोपी जरूरी भी है। जरूरी क्यों है, जरा आप लोग पढ़िएगा। एंट्रोपी ना हो तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। एक मसला तो यही है कि अगर एंट्रोपी नहीं होगी तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट जाएगी नहीं, और अगर जाएगी नहीं तो किसी किस्म का इंजन वर्क ही नहीं करेगा। तो एंट्रोपी जरूरी भी है, ऐसा नहीं है सारी बुराइयां। चले वापस आ जाए। MCQ नंबर 26। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम इफ हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। 27। अगर हीट को रिमूव कर दिया जाए सिस्टम से, हाउ द चेंज इन एंट्रोपी रिटर्न। हीट रिमूव करना, आर्टिफिशियल नेचुरल। आप हीट को जबरदस्ती निकालेंगे या खुद से निकल जाएगी हीट? आर्टिफिशियली। तो एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज? एंट्रोपी 0। हीट पूरी नहीं निकलती ना, डिक्रीज ही होगी ना, पहले आहिस्ता आहिस्ता आगे 0 होगी ना। तो डिक्रीज देन 0 या देन कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज होगा, या एंट्रोपी आपके पास कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, अगला। अभी मैंने आपसे बताया ना, हीट शामिल होने की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होगी? उसके उल्टा कर दे तो डिक्रीज हो जाएगी। Which of the following process always leads to increase in entropy? Irreversible flow of heat. हीट बस जाए जा रही है, वापस नहीं आ रही। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, अभी मैंने आपको परफ्यूम की एग्जांपल दी, गैस मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दी।
एडिंग हीट टू अ बॉडी, आप उसको हीट देंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा भागेंगे, रैंडमली भागेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. गुड. इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, अगर हीट को रिमूव कर दे, हाउ डज द चेंज इन एंट्रोपी? तो नेगेटिव या डिक्रीजेस. Which of the following is an example of reversible process? रिवर्सेबल कौन सा है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो वो कहीं भी जा सकती है, तो रिवर्सेबल होना पॉसिबल नहीं है. बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्या वो जो धुआं बन चुका उसको दोबारा पेट्रोल बना सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं है. मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस को अलग करा जा सकता है लेकिन मुश्किल काम है. और फिर बचा क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन. क्यों? जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, जो जब टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, जब आपके पास टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो उल्टा काम शुरू हो जाएगा. अब वो क्या होना शुरू हो जाएगी? कंप्रेस होके दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगी. तो इसका आंसर क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि उसके बाद वो कंप्रेशन हो जाएगा. 31st. What is the term used to describe the decrease in available energy for useful work due to increase in entropy? Degradation. एनर्जी की डिग्रेडेशन, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है. What is the state of universe when it reaches maximum entropy? जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाए क्या होगा? यूनिफॉर्म टेम्परेचर. हर जगह का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा. और यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब यह है टेम्परेचर हाईएस्ट पॉइंट्स पे चला जाएगा. नॉर्मली तौर पे आप देखें ना, आपकी पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जब स्टार्स फट रहे हैं तो जो एनर्जी उसके अंदर से रिलीज हो रही है वो हर जगह का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है. जो सन है उसकी बर्निंग तेज हो रही है, वो हर जगह का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. तो एक वक्त आएगा सब जगह का यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो एंट्रोपी है वो कहां पहुंच जाएगी? मैक्सिमम. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी. जिस टाइम पे उनका दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हम कहते हैं क्या वाकई हो गई? क्या आपने एक टर्म यूज करी थी? हीट डेथ. तो हीट डेथ का मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर. अरे खत्म होने वाले. 33 प्लीज. नहीं, बीच में मिस करा है मैंने कोई? सही है. चले अब तो ये फिर आपके है ना न्यूमेरिकल्स है. 33 करिएगा. द किलोग्राम 2 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड टू वाटर. कंप्यूट इट्स एंट्रोपी. और यहां फिर वही फॉर्मूला लगेगा, m मल्टीप्लाई बाय l का. हीट कैसे निकालोगी रखने के लिए? क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी. क्यू कैसे आएगा? क्योंकि फ्यूजन हो रही है, 0 डिग्री पे आ रहा है, आइस बन रही है, तो mt. चले सॉल्व करें, आंसर दें प्लीज. क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा बेटा, ये बताना. एंट्रोपी मालूम करनी है, यानी कि आपको जो चीज मालूम करनी है वो क्या है? डेल्टा एस. अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? और सॉल्यूशन. अभी तो जो डेटा दिया हुआ है वो ये. एक और चीज दी हुई है, मास कितना दिया हुआ है. तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे. आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे. क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी या टी. चलो अच्छा भाई, अब क्यू निकालना है. तो अभी आपने क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, m मल्टीप्लाई बाय l. मास दिया बाय 2. लेटेंट हीट अभी भाई ने बताई थी 3.34 एक्सपोनेंट 5. तो 3.34 को डबल कर दे. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एक्सपोनेंट 5. डेसिमल को 5 प्लेसेस शिफ्ट कर दे तो 668,000 जूल्स. क्यू आ गया आपके पास. डेल्टा एस इज इक्वल्स टू
668,000 डिवाइडेड बाय 273 सॉल्व करेंगे या मुझे करना पड़ेगा? चलो इसको थोड़ा सा ना आसान करना शुरू करते हैं। ये कर लेते हैं। इस 273 को मैं अराउंड ले लेता हूं। लेट से ये कितना है मेरे पास 300, सिर्फ समझाने के लिए ताकि कुछ सॉल्यूशन निकल सके। अब आइएगा 668 बेटा बोर्ड पे 20 से 20 कैंसिल कर दिए, क्या बचा 6680 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6680 और 3 2 जा 6, फिर 6 उतरा, 3 2 जा 6 खत्म हो गया, फिर 8 उतरा, 3 2 जा 6, इसको थोड़ा सा और करते हैं। 2.7 है ना, 2.8 से करेंगे तो शायद आ जाए। अच्छा करके देखते हैं, फिर आंसर लाते हैं, वरना इसको दोबारा करते हैं। तो फिर आपके पास उतरा 2, फिर आया 0 और 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18 और ये कंटिन्यू हो जाएगा 226.6। जरा चेक करिएगा। अच्छा इसका आंसर है कोई इसके आसपास वाला? तो आप देख लें 226 के पास वाला यानी 226 के आसपास वाला एक ही आंसर है। क्या आंसर है आपके पास? 2440। अच्छा ये हुआ क्यों? मैंने 273 को कंसिडर करा कितना 300, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। तो जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, आपने एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं जाना। आपने कोशिश ये करनी है कि उससे करीब करीब कोई आंसर लिया है, अपनी मेथड्स को सिंप्लीफाई करके। 2.7, 2.8, 2.9 इसको 3 बना ले, 2 पॉइंट इससे कम है तो उसको 2.5 कर दे। तो जब आप इस तरह से चलते हुए जाएंगे ना, तो आपके लगभग आंसर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप करीब करीब पहुंच जाएंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन आपको बेसिक मैथमेटिक्स प्लीज क्लियर रखनी है अपनी। चले अगला सवाल प्लीज, डू दी ऑनर्स। ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम इंजन को डेफ, सॉरी ऊपर वाला है। टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिया हुआ है, पॉसिबल एफिशिएंसी मालूम कर ले। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास जरा मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा। T2 कितना दिया हुआ है? 80। केल्विन में भी आप क्या कन्वर्ट कर लेना इसको। कितना हो जाएगा? 353 केल्विन। अच्छा T1 कितना दिया हुआ है? T1 क्या चीज? 650 सेल्सियस में। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर ले, कितना हो गया? 923 केल्विन। और क्या मालूम कर दिया आपने इसकी? अच्छा भाई अब चार्जर कनेक्ट करके चले भाई। अच्छा मैं क्या करता हूं जरा देखिएगा मेरा बेटा, मैं फिर आपको एक लगभग तरीका समझा रहा हूं। 353 को मैं लेता हूं 350 और 923 को मैं अराउंड क्या ले लेता हूं, चलो 920, वरना मैं तो 900 ले रहा था। चले
फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व करके दिखाएं। n इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 माइनस T2 कितना, अच्छा रखते तो 353 है ना, 353 अपॉन 923 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन चले ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूं, एक्सपोनेंट्स बनाता हूं पहले। 3.53 10 की पावर 2 ऊपर वाला, या इसको मैं बनाता हूं, रुक जाए, मैं इसको बनाता हूं 35.3 और 10 की पावर 1, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। कोई मसला है यहां तक? नीचे वाले को क्या कर रहा हूं, नीचे वाले को मैं बनाता हूं 9.23 10 की पावर 2, तो ये राउंड ऑफ हो गया 9 बच गया, 9 10 की पावर 2, ये मेरे पास T1 और ये मेरे पास क्या हो गया T2, सॉरी ऊपर वाला T2 और नीचे वाला क्या हो गया मेरे पास T1। कहां से जाएगा, चले अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। क्या डिवाइड करना है मुझे, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी जरा देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास 35 बन गई और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास क्या बन गई 9। 9 4 जा 36 बड़ा हो जाएगा, 9 3 जा 27, तो कितना बच गया 8, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 9 8 जा 72, तो कितना बच गया मेरे पास, फिर 8 बच गया, तो फिर 9 8 जा 72 और ये कंटिन्यू होके चलता रहेगा। 3.88 इसको मैं लगभग कितना ले लेता हूं 4। अच्छा अब मेरे पास फायदा क्या हुआ जरा समझाता हूं मैं। 1 माइनस 4, अच्छा ऊपर मेरे पास 35 के साथ लिखा हुआ था 10 की पावर 1 और नीचे मेरे पास क्या था 10 की पावर 2, प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो जी प्लस का 2 ऊपर गया तो क्या हो गया आपके पास माइनस का 2, तो n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, तो इसका मतलब डेसिमल पीछे या डेसिमल आगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, खत्म करने के लिए +1 चाहिए, +1 आएगा पीछे ले आके, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर देख ले 60 के आसपास है, बिल्कुल है, तो 60.2 या 61.75। अब ये डिपेंड कर रहा है कि अगर आप इसको अप्रॉक्स पे जा रहे हैं तो हमने वैल्यूज कम करी है तो आंसर ज्यादा होना चाहिए 60 से ज्यादा, तो कितना हो गया 61.75। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आदत बनानी है, प्लीज 35 वाला कर ले यार प्लीज, खत्म करते हैं इसको, 1 मिनट ही रह गया। चलो आखिर के 3 आप लोगों के सॉल्व कर लिएगा इसको, किसी को कोई सवाल प्रैक्टिस कर ले, मेहरबानी करें अब थोड़ी सी, एक सवाल कर ले फिर इसको खत्म करते वाइंड अप करते। 35 है अभी 1 मिनट, अच्छा चलो एक सवाल कर लो, जान नहीं जाएगी। 35 का कितना आ रहा है यार, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। $35 का कितना आया तुम्हारा, अच्छा मुझे डाटा बनवाओ जरा, 1 मिनट, हाँ बताओ जरा। T2 कितना 6 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया, और T1 कितना,
अच्छा इसको ले लेता हूँ 27.9। अच्छा 27.9 10 की पावर 1 और 2.95 10 की पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और 28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। इसको देख लीजिएगा भाई, 1 माइनस T2 कितना है आपके पास, वन माइनस 0.93 कितना हुआ, 0. ये करीब करीब है, अप्रॉक्स पे नहीं होगा, ये करीब करीब है, अप्रॉक्स पे नहीं जाएगा, इसको एग्जैक्ट करना पड़ेगा सॉल्व। इसको अप्रॉक्स पे नहीं कर सकते, इसको पूरा करना पड़ेगा सॉल्व, करीब करीब वैल्यूज है ना। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा एक काम तो मैं कर सकता हूँ ना, एक काम ये कर सकता हूँ, इसको तकरीबन 280 कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये 280 हो गया लेट से, तो 280 को डिवाइड करवाओ 295 से, कितना आया, और 1 में से अच्छा 279 को कराओ, को कराओ, 0 दोनों ही सेम है ना तकरीबन। तो अगर 0.094 है तो 1 में से माइनस करना, .94 है, 0.906। दोबारा देखो 280 डिवाइडेड बाय 295 कितना है, 0.94। अच्छा 1 माइनस 0.94 कितना हो गया, 0.96, 0.06, और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो कितना आ गया, 6%। इसका मतलब इसके चारों ऑप्शंस नहीं है, कैलकुलेटर से भी 6% आ रहा है। इससे आसान है थोड़ा सा, इससे एनएडी मरता है सिर्फ प्रेशर की वजह से, ठीक है भाई। एनएडी किसी का अगर फेल हो रहा है ना, तो वो सिर्फ हो रहा है उसको प्रेशर की वजह से। एनएडी नॉर्मली तौर पे फेल नहीं होता, मतलब आप
सारे टेस्ट उठाओ ना, कंपैरेटिवली आईआईटी का टेस्ट कॉम्पिटिटिव तो होता है लेकिन आसान है। तो जब वो आसान है क्योंकि कैलकुलेटर उन्होंने अलाउ कर दिया तो आप सोच रहे हैं आपके पास आ सकता है। वाले का आंसर 6% या 7% है, बुक का नहीं है। जो वही आ रहा था तकरीबन 5 से 6%, 5-6% है जो मैंने अभी कराया था वो सही है। बुक वाला आंसर नहीं है जो आपका 2 या 1% दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन नहीं है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 to 6% है आंसर 35 का। बुक के चारों ऑप्शन गलत है, बुक के चारों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर 5% to 6% के आसपास आएगा। बहुत